हेलो मेरे डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सब? उम्मीद है मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम के लिए एकदम बिल्कुल तैयार होंगे। जो भी 18 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, आप भूले नहीं होंगे, आपको याद होगा। और भूल भी जाएंगे तो आपको याद दिलाने के लिए मैं रेगुलर आता रहूंगा और आपको याद दिलाता रहूंगा कि आपका एग्जाम 18 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो आप बिल्कुल ना भूलिए और रेगुलर पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। जो भी आपको टाइम मिलता है उस टाइम को बिल्कुल व्यर्थ ना कीजिए और अच्छे से पढ़िए और बिल्कुल मन को प्रसन्नचित रखिए। कभी भी हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं और रेगुलर आपको एक वीडियो जरूर देखने को मिलेगा, जो कि मेरा स्ट्रेटेजी है। चैप्टर वाइज आपको पहले एक बार बता देता हूं रिवीजन की तरह, और उसके बाद एक ही बार मिसलिनियस क्वेश्चंस आएंगे और आप अच्छे से कर पाएंगे और आप अच्छे नंबर भी ला पाएंगे। कल कल के किस्से थोड़े से अजीब हो गए मेरे साथ कि कल मैं वीडियो बनाता गया और मेरा माइक जो था वो क्या था, ऑफ हो गया था। इसका बैटरी ही ऑफ हो गया था, तो इसलिए बिल्कुल वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। इसलिए आपका वीडियो जो है पिछले दिन नहीं पढ़ पाया था। तो इसके लिए मुझे बहुत ही कष्ट है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आगे से ऐसी गलती ना हो। चेक किया जाएगा सारी गलतियों को और फिर से आप भी अपनी गलती को चेक करते रहिए। मैं तो अपनी गलती को चेक किया और फिर इस टाइम अभी ये चेक करते रह रहा हूँ बीच बीच में कि हाँ ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अभी चल रहा है, शुरू करते हैं। और आप अपनी गलती को देखिए कि क्या आप गलती कर रहे हैं। अभी रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो वही सबसे बड़ी गलती है। तो रेगुलर पढ़ते रहिए। आज हम चलते हैं अपने इस दूसरे टॉपिक पे, जो हमारा दूसरा चैप्टर है, बहुपद। तो बहुपद में हम जानते हैं, नाइन्थ में सब लोग बहुपद पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद में हमको पता है कि बहुपद के लिए सबसे पहले जरूरी चीज है कि हमको जानना होगा कि चर और अचर क्या होते हैं। तो चर और अचर में जिसका वैल्यू जो है वो चेंज होता रहता है। जैसे अगर x का वैल्यू देखा जाए तो 2x+5 इक्वल टू 0 आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/2। यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया, -5/2 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि ये x का वैल्यू यहाँ ये आया है। अगर x -2 आ गया इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर x+3 इक्वल टू 0 आ रहा है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि x के वैल्यू में बहुत सारा मतभेद है। यानी कि x का मान कहीं -5/2 आ रहा है, तो कहीं 2 आ रहा है, तो कहीं -3 आ रहा है। यानी कि जितने इक्वेशन ले रहे हैं उतने x के मान मिलते जा रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि x का मान जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। यानी कि जैसा परिस्थिति देखेगा वैसे अपने आप को बदल लेता है। तो जब बदल लेता है तो उसी को हम कहते हैं वेरिएबल, यानी कि चर। जब अपने मान को, जो भी अपने मान को बदलता रहता है उसको हम कहते हैं चर। जैसे कि y भी बदल लेगा, z भी बदल लेगा। ये सब क्या करते हैं, अपने मान को बदल लेते हैं। जिस भी इक्वेशन में जब तक लिखा ना जाए कि कोई अल्फाबेट अचर है, तब तक हम उसको एक चर ही मानेंगे, वेरिएबल ही मानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जैसे अब अचर क्या होते हैं। तो अचर के लिए हमको पता है कि दो दो जो है इसका मान कभी बदलता है, दो कभी बदलेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, बहुत ही मेरा फेमस एक एग्जाम्पल है कि अगर एक लड़का है जो 2 रुपए उसको दे दिया गया है और वो ये क्लास 10th में आप ही की तरह चर और अचर पढ़ लिया हमसे, ठीक है ना। तो क्या करेगा, वो 2 रुपए लिया और 2 रुपए लेकर के दुकान पे चला गया और दुकान पे जा करके कह रहा है कि हमको 5 वाला पार्ले जी दे दीजिए। 5 वाला पार्ले जी बिस्किट मिलता है ना, वही 5 रुपए वाला पार्ले जी मांग रहा है। और वो तर्क क्या कर रहा है, तो दुकानदार कह रहा है कि कैसे मिलेगा। तो वो तर्क दे रहा है क्या, तो मेरे सर जी पढ़ाए हैं कि दो एक चर है और चर होने के कारण इसका मान बदल के 2 से क्या हो गया है, 5 हो गया है। और 5 हो गया है तो ये क्या, हमको 5 वाला एक बिस्कुट दे दीजिए। तो ये कभी हो सकता है दुकानदार देगा 5 वाला बिस्किट? बिल्कुल नहीं देगा। वो कहेगा कि ये कभी संभव ही नहीं है कि 2 बदल के 5 हो जाए। तो जैसे 2 बदल के 5 नहीं हो सकता है ना, वैसे ही हम कह सकते हैं कि ये जो है जब मान इसका नहीं बदलेगा, 2 का 2 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 10 का 10 ही रहेगा, तो हम ये कहेंगे कि यह चर ना होकर के क्या है, अचर है। यानी कि ये कभी बदलेगा नहीं, ठीक है ना। तो अब हमको चर समझ में आ गया कि चर एक्स वाई जेड वगैरह जो होते हैं ये क्या होते हैं, चर होते हैं। और जो हमारे 2 3 5 कोई भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, अचर होती हैं। इनका मान कभी नहीं बदलता है। चलिए ठीक है ना। अब इसी तरह से हम करते क्या है, अब इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक को देखा जाए, इसमें क्या होगा। तो अब हम बहुपद को पहचानेंगे कैसे, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि बहुपद क्या होता है। तो एक ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें दिए गए चर की घात जो होती है वो पूर्ण संख्या के रूप में होती है, उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे बीजी व्यंजक का मतलब क्या हो गया, 2x² + 5x और +3, ठीक है ना। तो इसमें ये बीजी व्यंजक है,
तीन पदों वाला बहुपद है ये, ठीक है ना। तो इसको बहुपद कब कहेंगे कि जब ये चर दिया गया और चर की घात 2 है जो कि पूर्ण संख्या है, x है, x की घात 1 है जो कि पूर्ण संख्या है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। जैसे अगर हम कह देते 2x केवल आ गया तो 2x भी क्या होगा, एक बहुपद होगा, क्योंकि इसकी घात 1 है और घात 1 होने के कारण इसकी पूर्ण संख्या है और यह बहुपद होगा, ठीक है ना। जैसे हम 7 लिख देते हैं तो 7 बहुपद है कि नहीं है। अब दिमाग में हमेशा कभी ये मत सोचिएगा कि जिसमें बहुत सारे पद होते हैं वही बहुपद होता है, ये आपकी गलतफहमी है, ठीक है ना। तो ये क्या है, 3 पद है तो ये त्रिपदी बहुपद होगा, ये 1 पद है तो एक पदी बहुपद होगा, और ये 7 क्या होगा, बहुपद है कि नहीं है, इसमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको 7 गुणे 1 लिख सकते हैं। और 7 गुणे 1 क्यों लिखे हैं, तो आपको हम बता दें कि जब भी आपको लगे कि 1000 बहुत बड़ी संख्या है और इसमें हम 0 घात कर दें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे आप सपोज कीजिए, अपने ऊपर ही सपोज कीजिए कि आप हमेशा कहते हैं कि मेरे साथ इतने लड़के हैं, मैं एक फोन करूंगा इतने सारे लड़के आ जाएंगे, और एक बाय द वे ऐसा कभी हो ना, और ऐसा चांस आ गया आप फोन करने लगे और कोई आया ही नहीं, कोई नहीं आया तो क्या है, आपका पावर तो बिल्कुल जीरो, आपका पावर क्या हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया। और जब पावर जीरो है तो आप क्या रह गए, उस भीड़ में अकेले रह गए, क्या हो गए, अकेले। यानी कि अगर आप हैं, मान लीजिए यहाँ पे जो भी आपका नाम है वो रख लीजिए और यहाँ पे पावर जीरो कर दीजिए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, यानी कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि ये जो है 1, यानी कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x पावर 0 लिख सकते हैं, यानी कि 7x पावर 0 लिखा जा सकता है। और 7x पावर 0 जब करेंगे तो हम देख रहे हैं कि x का पावर जो 0 है वह एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, यह एक हमारा बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, बहुपद है। तो बहुपद समझ में आ गया होगा कैसे छांटते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ये क्या है, बहुपद कौन से नहीं होते हैं। तो 2x² आ गया और प्लस हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 रूट में x प्लस 5। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रूट x आ गया, क्या आ गया, रूट x आ गया। तो जब रूट x आ गया तो हम कहेंगे कि रूट का मतलब होता है, रूट x का मतलब होता है कि x पे पावर 1/2, और 1/2 कभी पूर्ण संख्या के रूप में आता है क्या, इसमें ग्रुप में कभी होता है पूर्ण संख्या, 1/2 होता है क्या, नहीं होता है ना। तो जब नहीं होता है तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें दिए गए चर की घात पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो खैर 9th की चीजें थी जो आप समझ लिए। अब हम चलते हैं क्लास 10th में क्या है। तो क्लास 10th में कभी कभी आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी तो एक क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या चीज, नॉर्मल सा कहेगा कि बताइए ये बहुपद एक पदीय बहुपद है, द्विपदीय बहुपद है या त्रिपदीय बहुपद है, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं, तो एक ऐसा बहुपद जिसमें हमारा एक पद हो, जैसे 2x हो गया, ये क्या है, एक पद है तो एक पदीय बहुपद होगा जिसको मोनोमियल कहते हैं। 2x का स्क्वायर 2x प्लस 5 हो गया, इसमें कितने पद है, दो पद है, तो इसको क्या कहेंगे, द्विपदीय बहुपद कहेंगे। जैसे हो गया 2x का स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 2 हो गया, तो इसको क्या कहेंगे हम, त्रिपदीय बहुपद कहेंगे, इसमें 3 पद है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, ये तो पदों वाले हो गए, अब बात करते हैं इसके घात से रिलेटेड। घात से रिलेटेड क्या होता है, तो जैसे क्या होगा कि अगर हम कह रहे हैं x का स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3 ये दे दिया गया, तो अब इसमें इस बहुपद की घात क्या होगी, तो बहुपद का घात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि दिए गए बहुपद की घात बताइए, तो घात क्या होगा, तो दिए गए बहुपद में चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। अब ऐसा मत कीजिएगा कि 2 यहाँ पे है 1 यहाँ पे, तो 2 1 3 हो जाएगा, कभी नहीं, ये सरासर गलत होगा, ठीक है ना। तो आपको बता दें कि इसमें दिए गए चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसलिए बहुपद की घात कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है ना। जैसे ये लिखा गया x पावर 5 प्लस x पावर 7 प्लस x पावर 3 प्लस x पावर 6 प्लस मान लीजिए 7, ऐसे आ गया। अब इसमें हमको बताना है कि बहुपद की घात क्या होगी, तो ये पहले है तो बहुपद की घात नहीं हो सकता है, ये बाद में है तो इसको हम इसको भी ले सकते हैं, और हम सबको जोड़ करके भी नहीं कह सकते हैं। तो बहुपद की घात होगा क्या, तो जहां पे भी x का यानी कि चर का सबसे अधिक घात होगा वही बहुपद की घात कहलाएगी। तो सबसे अधिक घात कहाँ पे है, यहाँ पे है जो कि 7 है, तो घात क्या हो जाएगा, इसका घात जो होगा वो 7 हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो बहुपद की घात यहाँ पे क्या हो गई, 7 हो गई, ठीक है ना। अब इसी तरह से अब हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद और रैखिक बहुपद और त्रिघात बहुपद क्या होता है, ठीक है ना। तो बहुपद की घात हमको पता है तो हम बता सकते हैं सारी चीजें। जैसे अगर एक बहुपद हमारे पास दिया गया है, कैसे, ये बहुपद दिया गया, मान लीजिए 2x प्लस 5 ये दिया गया बहुपद। अब इस बहुपद में चर की घात कितनी है, तो 1 है, चर की घात कितनी है, 1 है, तो इसको हम कहते हैं
रैखिक बहुपद। इसको क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद, यानी कि रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, इसको कहेंगे रैखिक बहुपद। क्योंकि इसमें दिए गए चर की अधिकतम घात कितनी है? एक है। तो दिए गए चर की अधिकतम घात जब एक होती है तो उसमें उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद की। जैसे अगर मान लीजिए 2x² हो गया प्लस 5x हो गया प्लस 4 हो गया, ठीक है ना। इसमें दिए गए चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। इसको कहेंगे द्विघाती बहुपद। इसको क्या कहा जाएगा? द्विघातीय बहुपद, ठीक है ना, द्विघातीय बहुपद कहा जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं त्रिघाती बहुपद क्या होता है। तो अगर हम कहें x³ प्लस x² प्लस 2x और प्लस 1 ऐसे आ गया, इसको कहेंगे त्रिघाती बहुपद। क्या कहेंगे? त्रिघातीय बहुपद, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? इसकी घात जो है वो 3 है, इसलिए इसको त्रिघाती बहुपद कहा जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आएंगे, तो कभी कभी तो ये पूछ दिया जाता है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी तो पूछा जाएगा, नहीं तो ये इतना इजी तो कभी पूछा ही नहीं जाता है, ठीक है ना। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि इसके क्लास 10th के सिलेबस में जो है अब शुरू होगा क्लास 10th की चीजें। ये सब तो 9th की बेसिक चीजें थी जो कि हम बहुत जल्दी जल्दी बता के खत्म कर दिए हैं। अब यहाँ पे आएगा कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? तो दिए गए बहुपद में, दिए गए, ध्यान से सुनिएगा, दिए गए बहुपद में चर का वह मान जिसके लिए पूरे बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए। क्या क्या हमने कहा? तो दिए गए बहुपद में चर का वह मान जिसके लिए पूरे बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए उसे हम कहते हैं बहुपद के शून्यक। उसे क्या कहा जाता है? बहुपद के शून्यक। जैसे ये क्या है? 2x प्लस 5 है, तो 2x प्लस 5 हो गया। अब इक्वल टू 0 हम अपने पास से कर लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा? -5, यानी कि x बराबर हो जाएगा -5/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x का वैल्यू क्या आया? -5/2। और -5/2 जैसे ही आया तो हम ये रखेंगे यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि 0 हो जाएगा। देखिए कैसे? तो 2 इंटू -5/1 क्या हो जाएगा? 2 और प्लस 5, ये 2 से 2 कट गया, तो -5 प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होगा? बहुपद का शून्यक होगा। यानी कि बहुपद का शून्यक क्या होगा? तो जिसको रखने पे इसका मान 0 हो रहा है, यानी कि -5/2 रखने पे 0 हो रहा है, तो ये क्या होगा? बहुपद का शून्यक होगा, ठीक है ना। तो अब ये चूंकि रैखिक बहुपद था, तो रैखिक बहुपद में चर कितनी बार आया है? एक आया है, यानी कि चर का घात कितना है? एक है। तो जब चर का घात एक है तो इसमें शून्य कितने होंगे? तो केवल एक होगा। जितनी घात उतने शून्य, जितने घात उतने शून्य। यहाँ पे घात एक है तो शून्य एक आया है, यहाँ पे घात कितना है? 2 है। बहुपद का घात कितना है? 2 है, तो शून्य कितना आएगा? 2। चलिए इसको दिखाते हैं कैसे आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले गुणनखंड आना चाहिए। इसी में लगे हाथ गुणनखंड भी सीख लीजिए अगर नहीं आता है तो। सबसे पहले करेंगे क्या हम? मान लीजिए एक अपने पास से लेते हैं हम, मान लीजिए ये क्या आ गया? 2x का स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2 ये ले लेते हैं, और इसका गुणनखंड हमको करना है, शून्यक बताना है। तो ये क्या होगा? तो ये होगा क्या? तो 2 का सबसे पहले लास्ट वाले में गुणा करते हैं। 2 दूना कितना हो गया? 4। अब 4 का गुणा ऐसे कीजिए, यानी कि 2 भागों में ऐसे बांटिए जिनका गुणा करने पे 4 है, और यहाँ पे प्लस होने के कारण इनको जोड़ा जब आपस में जोड़ा जाए तो 5 हो जाए। तो 4 एकम 4 और 4 एक 5, आसान सा है। तो कितना हो जाएगा? 4x का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाइए, डायरेक्ट लिखते हैं, 4x प्लस x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से कॉमन करेंगे तो क्या होगा? 2x को कॉमन किया जा सकता है, तो कितना होगा? x प्लस 2 हो जाएगा। प्लस 1 को कॉमन जब करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से दोनों जगह से क्या दिख रहा है? तो x प्लस 2, और यहाँ से क्या दिख रहा है? 2x प्लस 1 दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड। ये क्या हो गया? हमारा गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड निकलने के बाद जब शून्यक निकालना होगा तो लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। फिर ले लेंगे यदि x 2x प्लस क्या ले लेंगे? 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा? -1, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा? -1/2 आ जाएगा। क्लियर? तो x के दो मान आ गए, कौन कौन से? -2 और एक -1/2 आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है ना। तो ये दोनों मान जब हम इसमें रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये दोनों जो है इस बहुपद के क्या होंगे? शून्यक होंगे, ठीक है ना। तो शून्यक समझ में आ गया ना। तो क्या होते हैं शून्यक? दिए गए बहुपद में चर के वे मान जिसके लिए पूरे बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए वही इसका क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे शून्यक, ठीक है। अब हम इनके शून्यकों में संबंध क्या आता है उसको बताते हैं, ठीक है ना। तो यदि हम कहते हैं, इसको मिटाएं, अगर इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। कल का चूंकि वीडियो बन नहीं पाया है, थोड़ा सा लंबा होगा, ये आप पूरा देखिए, बहुत ही मजा आएगा। और सारी चीजें आज
प्रयास करेंगे कि कल केवल क्वेश्चन बताना रह जाए, ठीक है ना। तो बहुपद के शून्यक में संबंध क्या होता है, तो मान लीजिए यदि यदि द्विघात बहुपद बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब ये जहां ए नॉट इक्वल टू जीरो भी लिखेंगे, ठीक है ना, ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ए जीरो के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, तो ए जीरो के बराबर तो एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो ये द्विघात बहुपद कहाँ रह जाएगा, ठीक है ना। के शून्यक क्या क्या है, अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा क्या है, बीटा है। तो जब अल्फा तथा बीटा होंगे इसके शून्यक, तो ये क्या होगा, तो इनमें संबंध क्या होता है, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ये जो दिख रहा है माइनस बी बाई ए, और इसको एक पद में और लिख सकते हैं, तो माइनस बी किसका गुणांक है, गुणांक यानी कि जो चर दिया गया उसके साथ जिसका गुणा है, ठीक है ना। तो ये माइनस एक्स का गुणांक हो जाएगा, किसका हो जाएगा, एक्स का गुणांक, ठीक है ना। ये भी फार्मूला आप लिख सकते हैं, माइनस एक्स का गुणांक, और बटे में ये क्या है, ए क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, ठीक है ना, गुणांक होगा, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शून्यकों का योग जो होगा वो माइनस बी बाई ए होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अब आगे देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई ए होता है, कितना होता है, सी बाई ए, और सी क्या है, तो यहाँ पे सी जो है अचर पद है, क्या है, अचर पद, और बटे में क्या हो जाएगा, ए ही है यही, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ, चीजें समझ में आ रही हैं अच्छे से, नहीं समझ में आ रही होंगी तो बढ़िया, और समझ में आ रही होंगी तो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रही होंगी तो बढ़िया नहीं है, मेहनत कीजिएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें बहुत आसान होती है, केवल दिमाग लगा के समझने की जरूरत है, ठीक है ना। तो चलिए इतना तो हो गया, अब इसका यूज हम कैसे करते हैं, इसका यूज क्या है, तो जैसे अभी हम एक एग्जांपल दिए थे, एग्जाम्पल क्या दिए थे, तो x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2, और इसका हम अभी दिखाया है कि शून्य क्या क्या है, तो x बराबर एक है -2, और ये क्या है, x बराबर -1/2, तो हम इसको अल्फा कह देते हैं और इसको क्या कहते थे, बीटा कह देते हैं। अब ये कहा जाए कि इनके शून्यकों का योगफल क्या होगा, यानी कि जो शून्यक आए हैं इनका योगफल क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो इनको जोड़ा जाएगा, तो प्लस -1/2, यानी कि -2 और -1/2, और जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, और -4 और -1 यानी कि -5 बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी कि अभी जो पीछे गुणनखंड किया हम इतनी आसानी से लिख कैसे दिए, अभी पीछे गुणनखंड किए थे तब लिखे थे, तो हम अभी फार्मूले का यूज नहीं किए, केवल इस पे निकाले हैं, तो कितना आया, -5/2 आ गया। लेकिन हमको ये अगर फार्मूला पता है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको पता है कि -b/a होता है, और -b है क्या, तो ये क्या है, x का गुणांक, यहाँ से तुलना करके अगर a का वैल्यू निकालें तो a का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, और b का वैल्यू क्या होगा, तो 5 हो जाएगा, और c का वैल्यू क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो अगर हम शून्यकों का योगफल निकालते हैं इस फार्मूले को देख करके, तो क्या होगा, इस फार्मूले से -b/a, और b का वैल्यू क्या है, 5, तो फार्मूले माइनस है तो -5, और a का वैल्यू 2 है तो 2, ये क्या आ गया, -5/2, और यहाँ से भी क्या आ रहा है, -5/2। तो हमें जब शून्यकों का योगफल केवल पूछे द्विघात बहुपद में, तो हमको इतना करने की क्या जरूरत है, इतना हम क्यों करने जाएं, इतना लंबा करेंगे टाइम भी वेस्ट होगा, और हमारा बिना कुछ किए ही केवल देख करके हम बता दे रहे हैं कि बहुपदों का शून्यक होगा क्या। इसी तरह से गुणनफल अगर कहा जाए तो अल्फा इंटू बीटा, यानी क्या होगा, -2 गुणे -1/2, तो 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो केवल 1 आएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से इसमें देखा जाए तो शून्यकों का गुणनफल क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, c/a है, और c का वैल्यू है क्या, तो c का वैल्यू हम तुलना करके लिखे हैं कि c का वैल्यू 2 है, तो 2 बटे में क्या हो जाएगा, 2, यानी कि कट के कितना आ गया, 1 आ गया कि नहीं आ गया। तो हमें इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है, जब डायरेक्ट यहाँ से निकल के आ ही जा रहा है, ठीक है ना। चीजें समझ में आ रही हैं, नहीं समझ में आ रही होंगी तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एक बार और बताइए, तो हम उसको फिर से बता देंगे, लेकिन आप वीडियो को प्रयास कीजिए कि पूरा देखिए, ठीक है ना। एक बार माइक चेक कर लिया जाए, हाँ चल रहा है, चलिए परफेक्ट है, ठीक है ना। अब इसी तरह से इसी क्रम में एक टॉपिक और बच रहा है, जो कि
कहेगा कि शून्यकों का योगफल दे देगा और शून्यकों का गुणनफल दे देगा, तो उसके बाद कहेगा कि उनके द्विघात बहुपद को लिखिए जिनके ये शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल हैं। तो आज ही बता देते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए एक बार कि क्या क्या हम यहाँ पे बताया है, ठीक है ना। तो शून्यकों का गुणनफल बताया है, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल फार्मूले से कैसे निकालेंगे, और एक चीज हल करके भी दिखा है कि हल करके भी इतना ही आ रहा है और ये भी जो है इतना ही आ रहा है। तो कभी कभी आता है कि इनको जांच भी कीजिए और शून्यकों का योगफल और गुणांकों में संबंध बताइए। तो शून्यकों में संबंध यही होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, डायरेक्ट फार्मूले से रख देंगे, और फिर से गुणनफल भी डायरेक्ट फार्मूले से रख देंगे। और जब कहेगा इसको जांच कीजिए, इसका जांच करने के लिए, तो हम सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे और फिर इनको जोड़ेंगे और दिखाएंगे कि ये आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। वो भी एक टॉपिक जो बच रहा है, उसके बाद हमारा बहुपद पूरा खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम कल क्लास नहीं ले पाए थे, इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि पूरा एक ही दिन में खत्म कर दें। और आप पेशेंस के साथ बैठ के एकदम देखिए। जैसे आप पबजी गेम खेलते हैं, तो पबजी गेम के साथ क्या करते हैं, पूरा टाइम आपका कब बीत जाएगा पता ही नहीं चलता है। अगर आप रील्स देख रहे हैं तो रील्स खूब स्क्रॉल करते हैं, खूब स्क्रॉल करते हैं। तो वैसे ही थोड़ा सा पेशेंस रख के दिमाग को 18 फरवरी पे ले जाइए कि 18 फरवरी से जब स्टार्ट होगा हमारा एग्जाम तो क्या लिखेंगे। तो इसके लिए इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि सारी चीजें अभी तक समझ में आई होंगी। तो अब ले चलते हैं हम आपको लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे देगा और बाकी सारी चीजें आपको लिखनी होंगी, ठीक है ना। इसको नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए हैं तो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा, क्या ही दिक्कत है, सारा तो चीज तो आपके हाथ में है ना। चलिए ठीक है, सारी चीजों के साथ साथ आपका किस्मत भी आपके हाथ में है, केवल मेहनत करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, कोई क्वेश्चन लेकर के बता देते हैं। शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दे तो कैसे बहुपद को लिखते हैं, ठीक है। निकालना तो बता दिए हैं। अब क्या होगा, जैसे ये कह दिया, मान लीजिए आपकी बुक का ये क्वेश्चन है, अगर कह दिया ये एक क्वेश्चन दे दिया है 1/4 और -1 दे दिया, ठीक है ना, यही दिया है ना, 1/4 और -1, और इसमें कह रहा है कि ये बताइए कि किन बहुपद के ये शून्यकों के योगफल और गुणनफल हैं। तो शून्यकों का योगफल क्या दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे दिया है, 1/4 दिया। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, 1/4 दिया है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1 दिया है। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जो भी हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है, वो किस रूप का होता है, ax² प्लस bx और प्लस c के रूप का होता है, ठीक है ना। तो अब इस रूप में लिखना है हमको, तो लिखने के लिए हमको a b और c का मान चाहिए। a और b c का मान रख लेते हैं, अगर निकाल लेते हैं तो इसमें रख देंगे तो द्विघात बहुपद हमारा तैयार हो जाएगा। तो केवल इसके लिए हमको करना क्या होगा, यहाँ से जो अभी हम फार्मूला बताएं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a, रखिए यहाँ पे -b/a, और ये क्या होता है, c/a होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, और a तो यहाँ पे एक ही जगह है ना, यहाँ पे a कितनी बार है, एक ही जगह है। तो जो मान आना चाहिए a का, वो तो दोनों सेम आना चाहिए, क्योंकि यही एक ही जगह जब a है और यहाँ पे a जब आ रहा है, तो a का मान दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे a का मान क्या है, 4 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो ए का मान ये कैसे हो सकता है, एक जब एक ही जगह आ रहा है तो ए के दो अलग अलग मान कैसे हो सकते हैं, एक ए का मान 4 हो जा रहा है और एक ए का मान 1 हो जा रहा है, कभी संभव है ऐसा, कभी नहीं संभव है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो ए के मान को बराबर करेंगे। हर एक क्वेश्चन में जहां भी दे शून्यकों का योगफल और गुणनफल देता है, तो सबसे पहले ए के मान को ही टारगेट करते हैं कि इसके मान को बराबर करें। अगर नहीं दिया गया बराबर तब, अगर बराबर दिया गया तो बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बराबर कैसे करेंगे, तो ये 1 को या तो 4 बना दीजिए, नहीं तो 4 को 1 बना दीजिए। तो आसान तो यही है कि 1 को 4 बनाया जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणा करेंगे, हर में क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। और जब हर में 4 से गुणा करेंगे तो अंश जो है वो नाराज हो जाएगा, ठीक है ना, अंश नाराज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अंश में भी 4 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो -4/4 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या बेनिफिट होगा, तो ए का मान भी 4 हो गया और यहाँ भी ए का मान क्या हो गया, 4 हो गया। तो दोनों जगह समान हो गया कि नहीं हो गया। अब एक मैटर हमारे पास फंस रहा है, फार्मूले में तो माइनस है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, प्लस दे रहा है। तो ये प्लस हुआ कैसे होगा,
ये प्लस कैसे हुआ होगा? तो ये हो ना हो क्वेश्चन में माइनस रहा होगा और ये फार्मूले और माइनस आकर के हमारा क्या कर दिया होगा? प्लस कर दिया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना, फार्मूले का माइनस और क्वेश्चन का माइनस, तो यहाँ पे इसीलिए प्लस में आ रहा है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए हम एक छोटा सा ट्रिक अपना लेते हैं कि कैसे हम करेंगे। तो यहाँ से अगर कंपेयर किया जाए तो ए का मान यहाँ भी 4 हो गया, ए का मान यहाँ भी 4 हो गया, तो ए का मान तो हमको दिख रहा है कि ये बराबर 4 हो गया। बी बराबर क्या हो गया? जब ए का मान बराबर हो जाता है, ए का मान मिल जाता है, तो जो यहाँ पे रहता है वही बी का मान होगा, तो बी का मान क्या होगा? -1 हो जाएगा। और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो यहाँ से ये तो -1 है तो -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -4। समझ में आया? तो ए का, बी का और सी का मान हमारे पास दिख गया कि कैसे निकाला गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से ये जो वैल्यू है, अब हम इसको इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x का स्क्वायर प्लस बी के जगह पे क्या रखेंगे? बी के जगह पे -1 रखेंगे, -1x और प्लस सी के जगह पे -4 रखेंगे। तो इसको हल किया जाए अच्छे से तो कितना आ जाएगा? 4x का स्क्वायर -x और -4 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो यही हमारा क्या होगा? ये जो है सही है ना, सब कुछ सही आ रहा है। ए का वैल्यू, सी का वैल्यू भी 4, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें ठीक रही, तो ये हमारा क्या हो गया? ये द्विघात बहुपद हो गया जिनके शून्यकों का योगफल क्या था? 1/4 और गुणनफल क्या था? -1 था। चलिए एक चीज हम आपको बता रहे थे कि ये जो है प्लस में आया है तो बी का मान हम किस में ले जाए? माइनस में ले जाए। जब भी बी का मान यहाँ पे प्लस में देगा तो हम बी का मान माइनस में लेंगे, और जब भी ये माइनस में देगा तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? प्लस में लेंगे। यानी कि एक दूसरे के अपोजिट ही लेकर के इसमें वैल्यू पुट करके रख लेंगे, ठीक है ना। समझ में आया? उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और नहीं समझ में आ रही है तो एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले पर रख के भी आप इसको निकाल सकते हैं, जो कि ये फार्मूला हम ज्यादा उपयुक्त तो नहीं मानते हैं क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं होता इसमें। ये क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा और एक्स, और प्लस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है ना। ये होता है हमारा एक फार्मूला जिसमें रख करके हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि बहुपद में आपको पता होगा कि ये कभी 0 के बराबर नहीं होता है, और जब 0 के बराबर नहीं होगा तो हम 0 बराबर नहीं लिख सकते हैं, और जब नहीं लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा रखेंगे तो ये 1/4 देगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या देगा? -1 देगा। तो ये 1/4 कैसे हो सकता है? ये तो हमारा हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये 1/4 यहाँ पे आने लगेगा, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, वो भी सही हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 हो जाएगा और -4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो सकता है -1 होगा, सॉरी यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है, इस फार्मूले में भी कर सकते हैं, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग भी ये मेथड सीख लें और इसी मेथड से इसको हल करें। उम्मीद है कि बहुपद में जो भी बताया गया वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और आपको ये क्लास काफी अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप भी देखिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए, ताकि वो भी अब कमजोर ना रह जाए और ये टेंशन ना ले कि हम एग्जाम में कैसे पास होंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसी क्रम में मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और कुछ इसमें के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो भी लेकर के आएंगे, और कल हम अगला चैप्टर जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण उसको शुरू करने का प्रयास करेंगे, जो कि थोड़ा सा बड़ा है इन सबों के मामले में और इंटरेस्टिंग भी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।